Any doubt from last class? Any confusion? Yes मैम. मैम caused behavior बता दीजिए एक बार. Caused behavior. Okay. First, I'll give chance from to your classmates. Anyone can explain? Where we discussed caused behavior? Nature of people, ma'am. Individual. Third point, right? Here is Yes, ma'am. Yes and मैम. now who can explain? I think it is simple. It is given in simple language. See? Yes. Yes मैम. May I explain मैम? Yes. Good morning, ma'am. Ma'am, caused behavior means the employee or the workers who are working in an organization, their behavior influence with their needs and wants. Due to their needs and wants, they influence their behavior in the organization. Any example? Yes, ma'am. Incentive देना employee को motivate करना. Yes. Anything else? इसमें मैंने एग्जाम्पल क्या पुट किया था, याद है कोई? यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, कुछ याद है किसी को? हाँ? आप लोग याद रखने के लिए एग्जाम्पल लिख नहीं लेते हैं? इवन वन लाइन में भी एटलीस्ट. मैम आप यही एग्जांपल दिए थे मैम. इंसेंटिव देना एम्प्लॉय को, मोटिवेट करना. और उनकी जरूरतों को देखना. जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे कार अगर खरीदना है किसी इंडिविजुअल का, मुझे पता चल गया कि अच्छा कार खरीदना इसका डिजायर है. यस और नो? ये एग्जाम्पल इसी में पुट किया गया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिजायर है उसका कार खरीदने का, तो फिर हम लोग उसको कन्विंस करेंगे, देखो तुमको इतना कमाना है कार खरीदने के लिए, तो ये तुम ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से उस पाथ तक पहुंच सकते हो, इतना कैसे कमा सकते हो, है ना? तब मैंने बताया था कि इतना कमाओगे तो इतना इंसेंटिव, इतना सैलरी तो तुमको मिलता ही है, इतना टारगेट अगर अचीव कर लोगे तो देन द एडिशनल इनकम विल कम इन योर पॉकेट. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल अबाउट काउज्ड बिहेवियर, यानी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और देखते हैं कि उसकी जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ देते हैं. यस कोमल? Yes ma'am. एनीथिंग एल्स? Ma'am, human dignity. What was there in human dignity? Yes. Anyone else? Anku. Dignity, what do you identify over here? We are talking about dignity. All right. Now say. May I, ma'am? Yes, I want you to participate. मैम ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है मैम, जैसे कि जो एम्प्लॉय होते हैं या वर्कर्स होते हैं, उनको सैलरी या प्रमोशन से कोई उनका सैलरी या प्रमोशन से उनको कोई मतलब नहीं होता है. Yes, that किससे मतलब होता है? मैम उनको प्रमोशन से ही मतलब होता है मैम. सैलरी उनको मायने नहीं रखता कितना उनके मेरा रोल सैलरी. का क्या डिग्निटी है? हाँ, रिकॉग्निशन की बात हम होती यहाँ है. पे स्टेम नीड्स का बात हो रहा हाँ, है. रिकॉग्निशन की बात होती है यहाँ पे कि जो वो मतलब पोजीशन वो होल्ड कर रहा है, उसका डिग्निटी क्या है, उसको कितना इज्जत मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है. ठीक है. जैसे आप इस क्लास में देख लीजिए, किसी ना किसी को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है. ठीक है. रिकॉग्निशन बहुत किसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलने लगता है, तो व्हाट इज दैट कि यहाँ पे हम थोड़ा किसी को प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं. यस और नो? तो वही है कि वहां पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको रिकॉग्निशन चाहिए, लाइमलाइट में चाहिए. ठीक है. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि नेचर ऑफ द पीपल में हम ये देखेंगे कि वो लाइमलाइट में, मान लीजिए उसका ये इच्छा है, तो कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दें, ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्निशन दें. ओके, दैट विल कम इन ह्यूमन डिग्निटी.
ऑलराइट, इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, हर वर्ड में एक वर्ड ऐसा होता है की वर्ड, जिससे आपको सारा लेक्चर याद आ जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट पीपीटी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप लोग कम से कम नोटबुक में कुछ एक ऐसा कीवर्ड देख लीजिए कि अच्छा ये बताया गया था लेक्चर में, जो कि आपको याद आ जाए, ठीक है। कुछ ऐसा लाइन लिख लीजिए जिससे पूरा लेक्चर आपको याद आ जाए, राइट। तो आपको पीपीटी पढ़ने की बार बार, क्योंकि देखिए एग्जाम के टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरा पीपीटी स्क्रॉल करके पढ़ पाए, ठीक है। तो उस वक्त रिवीजन के लिए आपका वही नोट्स काम आएगा जो आप की पॉइंट लिखे होंगे, हर एक पॉइंट का की पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट में ये कैच वर्ड था, इस पॉइंट में ये कैच वर्ड था, लाइक ह्यूमन डिग्निटी में जो कैच वर्ड था अभी मैंने बताया, जस्ट आपको रिकॉग्निशन लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे होल पर्सन में क्या लिखना था, कैच वर्ड यहाँ पे क्या था, होल पर्सन, मतलब यू हैव टू रिलेट बोथ पर्सनल प्रॉब्लम एंड योर व्हाट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन इज, ठीक है। वी हैव आल्सो, वी नीड टू फोकस ऑन इट्स पर्सनल प्रॉब्लम आल्सो, ठीक है, ये कैच वर्ड है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से शायद याद ना है, लेकिन हाँ इसीलिए मैं हाईलाइट कर दी हूँ कि जो जो कैच वर्ड है, जैसे पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है, वी हैव टू फोकस ऑन बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज पर्सनल प्रॉब्लम आल्सो, बस यही है कैच वर्ड इसका, राइट। इंडिविजुअल डिफरेंस तो खैर ये पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, होल पर्सन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो वही चीज है कि आपको पर्सनल और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है दोनों को कंसिडर करना है, तब होल पर्सन होगा, ये कैच वर्ड है। काउस बिहेवियर में कैच वर्ड जो था हाईलाइट कर चुकी हूँ मैं। नीड और वांट आप नहीं लिखेंगे तो आप लिखिए कि वी हैव टू फोकस ऑन एम्प्लॉइज नीड, कार वगैरह का एग्जाम्पल लिख दे दीजिए, ठीक है। जो अपने हिसाब से लिखिए, कीवर्ड या कैच वर्ड हमेशा आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। जो कि आपको एक वर्ड बस हम देख लिए, एक लाइन हम बस देख लिए, मेरे को पूरा लेक्चर याद आ गया, उसके बाद आंसर आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी बता ही चुकी हूँ, और क्या डिस्कशन हुआ था, सोशल सिस्टम, म्यूचुअल इंटरेस्ट। सोशल सिस्टम में क्या बताया गया था, बस CSR लिख लीजिए, याद आ जाएगा पूरा लेक्चर, यस और नो। म्यूचुअल इंटरेस्ट में भी आई थिंक म्यूचुअल इंटरेस्ट अपने आप में एक मतलब अंडरस्टैंडिंग वर्ड है कि यहाँ पे हम दोनों तरफा बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, दीज थ्री थिंग्स ओनली वी आर टॉकिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यस और नो। तो यहाँ म्यूचुअल इंटरेस्ट किसके किसके बीच की बात होगी, ऑब्वियसली पीपल के बीच में और आपके, मतलब पीपल क्या, एम्प्लॉइज के बीच और ऑर्गेनाइजेशन के बीच। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है और वो वहां जो वर्किंग एम्प्लॉय है उनका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। दोनों को अपना इंटरेस्ट पूरा करना है, राइट। तो उतना लंबा चौड़ा आप लिटरेचर पे फोकस किए बिना कैच वर्ड पे ज्यादातर फोकस करिए, ताकि आपको ज्यादा मतलब मगअप करने का जरूरत ना पड़े, राइट। और जैसे इंपॉर्टेंस का डिस्कशन हुआ था, इंपॉर्टेंस पूरा हो गया था या बाकी था, वी हैव टू डिस्कस इंपॉर्टेंस। मैम 2 ही डिस्कशन हुआ था, इंडिविजुअल कंपोनेंट तक। ऑल राइट, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी अगेन। इफ यू यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, दिस इज अगेन यू कैन गिव योर ओन वर्ड्स, राइट। Like first point over here, we discussed about create sustainable competitive advantage. You remember what we discussed over here? बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ था यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में, you remember? Yes, ma'am. What was Ma'am, that? competitive advantage here we discussed about like any company or an organization should have something different with other companies that make us different. That is inimitable. No one can copy, so that we can survive in long run. Yes or no? तो ये हुआ था आपका फर्स्ट पॉइंट। लता मंगेशकर का एग्जाम्पल दिया गया था, राइट। आपका और भी बहुत सारा केस स्टडी डिस्कशन हुआ था, अमूल के बारे में डिस्कशन हुआ था, यस और नो। तो अपने आंसर को आप इसी तरीके से थोड़ा डिफरेंट टच दे पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस में कोई केस स्टडी इंक्लूड नहीं करेगा, यस और नो। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने बैठेंगे, कोई इंपॉर्टेंस में केस स्टडी नहीं उसमें इंक्लूड करेगा, लेकिन आपको कंटेंट पता होगा तो आप अगर उसमें इंक्लूड करिएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं तो वही सब लोग उसी तरीके से लिखते हैं इंपॉर्टेंस और उसका थोड़ा बहुत 4-5 लाइन डिस्क्रिप्शन, आप उसको अलग से थोड़ा अलग लुक देने के लिए केस स्टडी दे रहे हैं, तो यानी आप अपने आंसर को थोड़ा इनरिच कर रहे हैं, यस और नो। आशीष, getting my point or not? You were there in last class. I don't remember your face. You were present in my last class. आशीष, रोल 38। पहली बार मैं देख रही हूँ नाम लेने पे लोग कैमरा ऑफ कर लेते हैं, हमेशा नाम लेने पे कैमरा ऑन करते देखी हूँ मैं, और अभी कैमरा आपका ऑन था, नाम लिया तो कैमरा ऑफ हो गया। आशीष, आई एम टॉकिंग टू यू, रोल नंबर 38 आशीष, ID नंबर 11627।
और भी कोई आशीष है क्या आपकी क्लास में? नो मैम। अरे वो नेटवर्क इशू हो सकता है। पूछ रही, अरे वो है यहाँ पे, जब मैं बोली हूँ तब वो कैमरा ऑफ किया। जस्ट मैं ये पूछ रही हूँ कि लास्ट क्लास में आप थे कि नहीं थे? अच्छा, सही में नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऑल राइट, खैर मुझे समझ नहीं आया क्या बोले। हाँ थे आप? ओके, ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड टू सस्टेनेबल। ये वही मैं बता रही थी कि अपने आंसर को कैसे आप इनरिच कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू सेकंड इंपॉर्टेंस, दैट इज इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये भी डिस्कशन हो गया था। आई थिंक ये राजीव का डिस्कशन हुआ था। यस, इंडिविजुअल कंपोनेंट वाज आल्सो डन, यू रिमेंबर? यस मैम। Yes, I ma'am. want you to explain this point. Who will explain? अरे राजीव के बारे में नहीं बताया गया था कि हाँ इंट्रोवर्ट नेचर का है तो फिर क्या करना चाहिए? What suggestion you are giving? Don't remember? यस मैम, अगर वो सेल में मैम परफॉर्म नहीं कर पाएगा राजीव मैम तो वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा। और मैम यस मैम, इस पे सिलेक्शन वगैरह पे चर्चा हुआ था कि मैम ट्रेनिंग के टाइम पर वो हम लोग देख लेते हैं कि अगर जो भी पर्सन है इंडिविजुअल, वो किस काम में उसका ज्यादा रुझान है, उस हिसाब से उसे वर्क इंडिविजुअल किया जाए। कंपोनेंट, हाँ, बाय दैट वी मीन कि आपका इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है। अब वो इंडिविजुअल के अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, क्या उसका मतलब वीकनेस है, ये हम अगर पता कर लेते हैं सिलेक्शन के टाइम में तो हम लोगों के लिए थोड़ा इजी होता है, मतलब एचआर के लिए थोड़ा इजी होगा उसको सही पोजीशन पे प्लेस करना। ठीक है, तो ओबी के बारे में जब हम जान रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में हम स्टडी किए हुए हैं, तो ये हम पता कर सकते थे कि राजीव में एक्चुअल प्लस पॉइंट क्या है, उसको हम कहाँ प्लेस कर सकते थे। ठीक है, इवन अगर ठीक है सिलेक्शन के बाद हम सर्टेन ट्रेनिंग वगैरह दे करके अगर पता रहता कि वो इंट्रोवर्ट नेचर का, तो ट्रेनिंग दे करके उसको वापस से हम वो उसका वीकनेस को स्ट्रेंथ में हम कन्वर्ट कर सकते थे। यस और नो? तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी हम इंडिविजुअल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्लस माइनस है। यस, इन दैट वी आइडेंटिफाई दैट। ऑल राइट, तो वो भी पढ़ने के बाद हमको ये पता चल पाता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप और टीम कंपोनेंट। अब ग्रुप और टीम कंपोनेंट के बारे में हम क्या जानते हैं? अगेन आई हैव इंक्लूडेड एग्जांपल इन इट। यहाँ पे दो टीम की बात हो रही है। ठीक है, ये किसी I want anyone to read, then you will get a better understanding. Anku? Group and team component. Just focus on the example what I have added. Anku? Yes, ma'am. Read out group and team component. A company had created two teams simultaneously to develop a new product. The vice president of product development had done so to create internal competition and speed up the product development to beat the competition. After 3 months, Team A had made no progress, but Team B was the verge of testing the first prototype. Both teams were full of bright people. Hence, the vice president wondered what had deliberation. One Miss Sami Jain was transferred from Team B to Team A. She realized that Team A had far better ideas, but was unable to take a decision. She championed on the idea, and within months, Team A come out with a prototype which was later adopted by the company. What did the vice president do? She used her knowledge of team while from OB and transferred a person who could get team A to decide. This illustrates the importance of OB in designing effective teams.
हमको आप हड़बड़ी में बहुत सारा वर्ड गड़बड़ी कर रहे थे, लाइक एवरी वर्ड वाज सिंपल, लाइक प्रोटोटाइप वाज सिंपल, बट आप यहाँ पे आप वाइल्ड पढ़ रहे थे, कोई चीज की जल्दी थी नहीं, ट्रेन पकड़ना था नहीं, ये सुनो हमको। हाँ, तो आराम से पढ़िए। लेट मी एक्सप्लेन यू द जस्ट व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। जब हम टीम बनाते हैं तो ओबी का बेटर नॉलेज होने पे हम लोग को टीम या ग्रुप बनाने में थोड़ा इजी होता है। कैसे? यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने जो लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना था और दो टीम को डिवाइड किया गया था, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए, दो दे वर एवरी पर्सन वे इंटेलिजेंट, बट प्रॉब्लम क्या था, कोई वहां डिसीजन मेकर नहीं था। ऑलराइट, सब लोग बस आइडिया बहुत अच्छा ला पा रहे थे, लेकिन कोई डिसीजन मेकर नहीं था, जिसकी वजह से टीम ए वाज लैग बिहाइंड। ठीक है, टीम ए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए और टीम बी वाज इन लीड। तो ये चीज रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या किया गया, जो टीम बी में जो एक डिसीजन मेकर, परफेक्ट डिसीजन मेकर था, बस एक बंदे को वहां पे भेज दिया टीम ए में। देन अगेन टीम ए ऑल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग। राइट, यहाँ पे टीम ए और टीम बी ऑर्गेनाइजेशन में बनाने का मतलब ये नहीं कि आपस में हम मतलब कंफ्लिक्ट करवा रहे हैं। ग्रुप बनाने का मेन मकसद है कि हम टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है, कंपटीशन आपस में होगा तो बेटर परफॉर्मेंस होगा। यस और नो? कंपटीशन सर्विसेज, यस मैम, पढ़े होंगे, कंपटीशन जितना होगा उतना बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर रेस को करने के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, जो लोग नहीं भी दौड़ने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा दौड़ लेंगे। ठीक है, भले वो फर्स्ट ना करें लेकिन अच्छा जरूर दौड़ लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे टीम बनाते वक्त ये आपको इंश्योर करना होगा कि बैलेंस टीम मेंबर है। अब आप एक ही तरह के लोग को रख देंगे, जैसे सारे इंट्रोवर्ट को हम एक ग्रुप में रख दिए, सारे एक्सट्रोवर्ट को हम एक ग्रुप में रख दिए, तो क्या वो ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? लाइक अभी भी आप लोग प्रेजेंटेशन कई लोग दे दिए होंगे। अब प्रेजेंटेशन में बहुत लोग बहुत अच्छा पीपीटी बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो ग्रुप बैलेंस होना चाहिए ना। यस मैम, बहुत अच्छे पीपीटी बनाने वाले भी ग्रुप में होने चाहिए, बहुत अच्छा प्रेजेंट करने वाले भी होने चाहिए। अब पता चला एक ग्रुप में बस पीपीटी बनाने वाला है, लेकिन जब प्रेजेंट करने के लिए टाइम आ रही है तो कोई प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा। यस और नो? तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ओबी की जानकारी बेहतर होती है हमारे पास, इफ वी हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट ओबी, देन it will be easier to form group. All right, a balanced group. All right, this is what we discuss in group और team component. Okay, individual में हम एक particular individual को देखते हैं और उसमें उसके characteristics के according हम उसको train करते हैं। group में हम ये check करते हैं उस particular group में सारे characteristics के लोग हैं कि नहीं। All right, now let's proceed to, I think this one is clear to you all. yes ma'am, Yes. Okay. Now fourth topic is organizational component. यहाँ organizational component से क्या मतलब है कि मतलब organization का culture कैसा है। ठीक है, यहाँ पे अगेन एग्जांपल है कि फॉर इंस्टेंस ऑल्दो एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन केरला रिस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंट हड़ताल, मतलब केरला में फ्रीक्वेंट हड़ताल होता है, लेकिन वहां पे एक आईटी इंडस्ट्री है जो कभी पार्टिसिपेट करती नहीं है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब कल्चर इन द कंपनी। ऑलराइट, तो उसका कल्चर वैसा है कि वो हड़ताल में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट की बात करें, यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट जैसे है वैसे ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट में हम कल्चर को बेहतर करने की बात करते हैं। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा होगा, एम्प्लॉइज वहां के सेटिस्फाइड रहेंगे, हम इंडिविजुअल को देख के उसका काम दे रहे हैं, जो उसको पसंद है वो काम दे रहे हैं, जिसमें वो अच्छा कर पा रहा है वो काम दे रहे हैं, तो किसी को कोई कंप्लेन होगा? When employees are satisfied, they are doing that work only in which they are interested, which they like, then why there will be any complaint? ठीक है, तो that is what we are talking about, the culture of organization. Fine, in fourth point. Now let's switch to leadership component. In leadership component, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ कैस्पर एक ऑब्वियसली नाम है और वो ट्रांसफॉर्म किया हैंकल। हैंकल एक कंपनी है। इसमें क्या हुआ कि वो मतलब वो जो कंपनी है हैंकल, वो काफी क्राइसिस में थी। ठीक है, तो वो अपने लीडरशिप के बदौलत उसी क्राइसिस वाले ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज से। ठीक है, अपने मतलब लीडरशिप कैसा हो गया, मान लीजिए फ्रेंडली नेचर का है, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल द मॉडल्स ऑफ ओबी। यस और नो? यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑफ ओबी। लीडरशिप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि अगर लीडर्स पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना फ्लरिश कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कब करेगा? लीडर अगर अच्छा है तो क्राइसिस से भी वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये बात हो रही है
लीडरशिप कंपोनेंट की लीडरशिप अच्छा हो पाएगा अगर हम ओबी का नॉलेज प्रॉपर होगा तो। डन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्स कंपोनेंट। एक्सटर्नल फोर्स कंपोनेंट क्या हुआ? अक्सर आप देखते होंगे स्लो डाउन वगैरह के बारे में आप सुने होंगे, यस सर नो, ये सब क्या है? एक्सटर्नल कंपोनेंट। अब रिसेशन आ गया, ये सब क्या है? एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट से आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना रेडी है, राइट? तो ये सब भी हमको अगर मतलब ओबी का इंफॉर्मेशन है तो ये एक्सटर्नल कंपोनेंट से भी हम लड़ सकते हैं, ठीक है? मतलब बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन could lead to benching in IT company, which lead to loss of experience and developing negative attitude towards the organization. तो ओबी का नॉलेज अगर है तो कौन कौन सा टूल है उनके पास? लर्निंग टूल है, राइट? जॉब रोटेशन, एंड व्हाट इज जॉब रोटेशन? बेंच का रोटेशन याद है? जब हम लोग स्कूल में थे तो फर्स्ट बेंच वाले लास्ट बेंच जाते थे, लास्ट बेंच वाले फिर थोड़ा आगे आते थे, याद है? Yes, यस ma'am. मैम, यस मैम, याद तो है। जॉब Yes, ma'am. रोटेशन में क्या होता था, होता है एक्चुअली, जैसे एक टाइप का काम जो होता है ना वो किसी और से करवाता है। जैसे मान लीजिए सेल्स, आप एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, तो आप सेल्स का काम कर रहे हैं, फिर टेलीकॉलिंग का भी काम आप ही से करवा लिया जा रहा है। एक महीना आप टेलीकॉलिंग कर लीजिए, एक महीना मान लीजिए अनीशा कर लेगी सेल्स का काम, प्रत्यय कर लेगा टेलीकॉलिंग का काम। इससे क्या हो गया कि प्रत्यय को सेल्स का नॉलेज तो पहले से था ही, अब टेलीकॉलिंग का भी हो गया। इससे क्या हो रहा है कि जो मोनोटोनस काम है ना, मोनोटोनस व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक जैसा काम जो होता है, एक ही काम करते करते जो बोर होता है, तो ये जॉब रोटेशन के थ्रू उसको थोड़ा बेहतर बनाया जाता है ताकि एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड हो। थोड़ा काम एक जैसा ही काम है ना, बस है कि टेलीफोनिक हो गया, सेम स्टेज वाला काम है, तो वही होता है जो जॉब रोटेशन के हम हाँ, एक तरह का काम करते करते जो हम थक जाते हैं या इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो उसके लिए जॉब रोटेशन एक टूल होता है, ठीक है? तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि और बहुत सारा यहाँ पे टूल है ओबी पढ़ने के बाद जो आपको होगा, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज लर्निंग, जॉब रोटेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेटर, ठीक है? इंट्रिंसिक व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। व्हाट इज इंट्रिंसिक? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कुछ मोटिवेशन वाला सर्टेन काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो रहे हैं, ऑलराइट? तो ये हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक मोटिवेटर। CSR यू ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास, यस और नो? तो ये सारा एक्टिविटी करके हम ये एक्सटर्नल फोर्स से लड़ सकते हैं, ऑलराइट? So this was all about importance of OB. Only you need to remember the first point and rest elaboration you can do by your own. Yes or no? Yes, ma'am. इसका कैच वर्ड क्या है? इकोनॉमिक स्लो डाउन कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन कर लेंगे क्या क्या टूल है आपके पास, ठीक है? So like that you can write your answer. Now let's proceed to challenges faced by OB, and this was also been asked in your last I don't remember the year, I think 2018 or somewhere, ठीक है? लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पूछा गया व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ओबी, ठीक है? शायद 2019 का ही क्वेश्चन था, राइट? ईयर खैर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, याद करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर देख लिया तो मुझे ईयर याद नहीं है, बस मैं इतना बता दूं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है? तो चैलेंजेस क्या है, अपना थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगाएं, अगर आप लोग का पॉइंट अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या क्या होगा, चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है? चैलेंजेस मतलब क्या 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 फेस करना होगा? लाइक अगर मैं आपकी बात करूँ तो अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो क्या क्या चैलेंजेस होगा आपके सामने? पहले अपने इंडिविजुअल पे पहले सोचिए। फेयर सैलरी। फेयर सैलरी तो वो एक्सपेक्टेशन है ना, चैलेंजेस मतलब क्या हुआ? आपके सामने बाधा कौन कौन सा है? मैम मैम डिग्री इम्प्रूविंग हो जाएगा, मैम इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, मेन तो सबसे पहले डिग्री हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैम इंग्लिश हो जाएगा, मैम कम्युनिकेशन ओके, क्रिएट करता है, यस, बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन। मैम इम्प्रूविंग प्रॉपर स्किल्स। ठीक है। प्रॉपर स्किल अगर बोल दिए तो इसमें सब कुछ आ गया, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, यस। तो ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। अब बात करते हैं ओबी की। तो ओबी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो सबसे पहला चैलेंज कि 1991 के बाद जो ग्लोबल एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, एलपीजी इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हो गया? वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया, यस और नो?
नाउ वर्ल्ड इज Yes, ग्लोबल ma'am. विलेज, कोई भी कहीं भी जाकर के बिजनेस कर सकता है, कहीं भी इंडस्ट्री सेट कर सकता है। इंडियन कंपनी बाहर काम कर रही है, बाहर की कंपनी यहाँ काम कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको ओबी के थ्रू आपको समझने का जो दायरा है वो भी ग्लोबल हो गया है। यस और नो? तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे यहाँ के लोग जा रहे हैं, किसी को फॉरेन असाइनमेंट मिल रहा है। अब जैसे TCS है, विप्रो है, ये सब कंपनी क्या कर रही है, यहाँ के एम्प्लॉइज कुछ साल काम करते हैं, फिर उन लोगों को भेजा जाता है सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए। या तो आप अमेरिका जाइए या तो ऑस्ट्रेलिया जाइए, है ना। मैक्सिमम IT कंपनी कर रही है, अडोबी कर रही है। ये सब क्या हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या, ओबी को भी आपको ब्रॉड करने की जरूरत है। ठीक है, अब बस हम इंडिविजुअल बिहेवियर बस पढ़ना बस नहीं रह गया है, अब आपको हर जगह के अकॉर्डिंग कल्चरल चेंजेस के साथ साथ आपको भी डेवलप करना पड़ रहा है। दैट इज first challenge in front of OB about globalization. All right, Anisha, you read out globalization. Yes, implies that no organization can work effectively in isolation and has to comply with the global factors that have impact on it. Globalization poses numerous challenges in front of an organization. At the individual level, an employee may require to work on foreign assignments or collaborate with people from different cultures. At the group level, problems may arise in decision-making procedures and while working in teams that include people of different culture backgrounds. At the organizational of mergers of acquisitions due to vast cultural differences. Okay, अब जैसे मर्जर, ये तो चलिए डिस्कशन हो गया। अब ना मर्जर एंड एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं, इसका अगर लाइव एग्जांपल लीजिए, जैसे हीरो होंडा है, हीरो होंडा काफी कॉमन है, सब लोग जानते होंगे। तो हीरो कहाँ की कंपनी है? हीरो साइकिल। हीरो इज, नो वन कैन आंसर दिस। हीरो इज इंडियन कंपनी, ऑलराइट। हीरो साइकिल जो बनाती थी वो इंडियन कंपनी है, और आपका होंडा जो है वो जापानीज कंपनी है जो कार वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो इन दोनों का मर्जर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडियन है, वो आपका जापानीज है। ठीक है, तो अगेन ये ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे हीरो क्या किया, हीरो इज वेल एक्वेंटेड विद दिस इंडियन रोड। ठीक है, हीरो साइकिल जब बना रहा था तो वो इंडियन रोड के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन जापानीज कंपनी जो आ रही है वो इंडियन रोड के बारे में नहीं जान रही। यस और नो? तो जब कोलैबोरेशन हुआ तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर परफॉर्म कर पाएंगे, तभी वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का एग्जांपल। और इंडिविजुअल लेवल आपका TCS वगैरह आप दे सकते हैं कि TCS के एम्प्लॉइज को हम स्विच कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, फॉरेन असाइनमेंट दे रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और ये सब सारी एम्प्लॉइज जो यहाँ काम करते हैं, मैक्सिमम लोग फॉरेन असाइनमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ग्लोबलाइजेशन। अंडरस्टूड? तो एक ये चैलेंज हो गया। सेकंड चैलेंज इज management of workforce diversity. I think this point we had already discussed. Workforce diversity, what do you mean by that? Deepa, workforce diversity, this is something which we had already discussed. Again, word ko bifurcate kariye. Deepa, you are there or not? Yes, ma'am. Why your camera is off? Be a little bit faster. If you know, say yes, then I will wait. If you don't know, direct say no, so that I can No, proceed. ma'am. You don't know? Anyone can answer? Yes, similarities Yes, and ma'am. differences. Similarities and differences between employees in terms of age, culture. करेक्ट। वर्कफोर्स मतलब क्या? एम्प्लॉइज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स हो गए। डाइवर्सिटी मतलब क्या? डिफरेंसेस। एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? तो वही मैनेजमेंट करने की बात जो हम कर रहे हैं, दैट विल कम इन मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। यस, सो टू मैनेज each and every employee is again one of the challenge of OB.
All right. Next, if we proceed, improvement in quality and productivity. अब quality and productivity क्या है? Demand change होते रहता है, ठीक है? जो प्रोडक्ट आज है वो कल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ एडिशनल हम लोग को उसमें इंक्लूड करना ही करना होगा. तो एवर चेंजिंग डिमांड में आपको भी एवर चेंजिंग होना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज थर्ड चैलेंज विच OB is facing, improvement in quality and productivity. All right. So refers to matching the desired level of quality and productivity with the ever-changing demands. Management guru Tom Peters says almost all quality improvement comes via simplification of design, manufacturing, layout, processes, and procedure. I think every point is clear, every word is clear to you. Layout means what? Ma'am, arrangement of machines. वेरी गुड. अरेंजमेंट ऑफ, जैसे कार वॉश अगर करवाना है तो कार वॉश का देखते हैं ना, वो मूव करता है, कार ही बस मूव करता है, मशीन ऑलरेडी वहां पे लगा रहता है. डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट होता है, लेकिन बट यू अंडरस्टूड वेरी वेल. लेआउट उसी को कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स. प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ठीक है. नाउअडेज अ नंबर ऑफ प्रोग्राम सच एज प्रोसेस री-इंजीनियरिंग and quality management are being implemented to bring improvement in productivity. ठीक है. क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO सबके बारे में आप सुने होंगे, ठीक है. तो ये ISO इंट्रोड्यूस किया गया कि आपका प्रोडक्ट सेफ है. प्रोसेस री इंजीनियरिंग को किया गया. री इंजीनियरिंग मींस व्हाट, कि आप कोई भी चीज को री इंजीनियर कर रहे हैं, अलग मतलब दोबारा से उसको चेंज करके कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है. तो ये सारा आपका रिक्वायरमेंट अगेन हो गया, आपका एक चैलेंज हो गया, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी. क्लियर? Yes, ma'am. Now, according to change, people also need to upgrade his or her skill of the employees. Understood? Improvement in people skill implies that it is the necessity of time to improve and upgrade the skill of employees from time to time. अब जैसे इसका एक लाइव एग्जांपल हम ही लोग को आप देख लीजिए. हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते थे, वो मार्कर और व्हाइट बोर्ड, यस और नो. बट नाउ इन लास्ट 1 year, I think 1 year मार्च से शुरू हुआ है ना कोरोना आपका, तो वी नीड टू स्विच टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है. जो लोग टेक फ्रेंडली नहीं भी थे उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा. जो अपने आप को अपग्रेड कर लिए वो लोग अब तक हैं, जो नहीं अपग्रेड कर पाए तो ऑब्वियसली दे हैड टू थिंक ऑफ सम चेंजेस. यस और नो? ऑब्वियसली इट डजंट मीन दैट ऑल ऑफ देम, बट मैक्सिमम ऑफ देम. ऑलराइट. सो इम्प्रूवमेंट इन पीपल स्किल मतलब क्या है कि आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की जरूरत है. इसका और लाइव एग्जांपल एक तो ये हो गया, और लाइव एग्जांपल आप बैंक का दे सकते हैं. बैंक में पता होगा सब कुछ पहले मैनुअली काम होता था, याद है? Yes, ma'am. हाँ, पापा लोग जब आई थिंक पापा लोग को पता होगा, आप लोग को पता है होगा कि नहीं होगा, आप लोग के सामने तो नहीं हुआ होगा. उसमें क्या था कि सब कुछ पेपर वर्क होता था, कंप्यूटर हार्डली कहीं होता था. अचानक से सब कुछ स्विच हो गया कंप्यूटराइज, सब कुछ कंप्यूटर पे होना शुरू हो गया. यस और नो? तो जो लोग सोचिए जो ओल्ड एज एम्प्लॉय हैं उन लोगों के लिए कितना टफ होगा, वापस से इतने साल तक हम लोग मैनुअली काम कर रहे हैं, अचानक से 60 साल में, या मान लीजिए नहीं 60 साल तो 55 साल में अगर इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर, तो क्या वो सीख पाएंगे? नॉट पॉसिबल. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज के स्किल को भी डेवलप करना होगा. तो अगेन दिस इज अनदर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ OB, ठीक है, कि आपको पीपल को भी अपग्रेड करना होगा अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे मार्केट कल्चर हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करना होगा, अपग्रेड करना होगा. ऑलराइट. Next one is incorporation of innovation. Innovation, again, we have to switch to current standard, implies that it is necessary to incorporate change in rules, regulation, process and procedure of an organization to suit current standard. ठीक है, करंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका इनोवेशन है या नहीं है. राइट. इट इज इजी टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी फॉर चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट ड्यू टू द एम्प्लॉय रेसिस्टेंस. ठीक है, रेसिस्टेंस होता ही है जब, जैसे मान लीजिए अभी जो एग्जांपल मैं बैंक का दे रही हूँ, तो जो लोग ओल्ड एज एम्प्लॉय वो रेसिस्ट करेंगे ही करेंगे. उन लोग को अगर आप ट्रेनिंग दीजिएगा भी तो उन लोग के बैक ऑफ द माइंड होगा ये कैसे होगा, पूरा साल हम लोग काम किए हैं मैनुअली, अचानक से 50 साल के पहुंच गए हैं, उसके बाद आप मेरे को सर्टेन ट्रेनिंग अगर देंगे तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? ठीक है. तो रेसिस्टेंस मींस व्हाट, एम्प्लॉय नहीं चाहते हैं वो चेंजेस, ठीक है, हमेशा वो चाहते हैं वो चेंज मतलब कुछ ऐसा करें जो चेंज हो ही ना. ठीक है. तो अगेन वो रेसिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है OB को. लाइक इन बैंक
ओके एग्जाम्पल आई ऑलरेडी गिवन, ये जस्ट मुझे याद आ जाए इसके लिए मैंने लिखा था, लेकिन आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। If the resistance of the employee is overcome, then the positive changes can be brought in organization to enhance productivity level. All right, this was all about incorporation of innovation. यहाँ तक clear? यहाँ तक clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear. ma'am. Okay, let's proceed to last point, incorporation of work-life balance. Right, यहाँ पे वही वापस से आ गया personal problem, ठीक है। तो ये हम लोग इस चीज को कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप वुमेन एम्प्लॉय की ही बात करें, ठीक है, तो जैसे शादी के बाद उसको बहुत सारे अब्सेंटिज्म वगैरह होता ही होता है। वुमेन एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं, अब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। कभी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, कभी मतलब कोई बीमार होता है घर में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की ज्यादा होती है। व्हाट आई बिलीव, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें मतलब वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से, अगर वो काम कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी काम कर रही है तो भी कम से कम घर की तो जिम्मेदारी होती ही होती है। और अगर काम करती रहती है तब तो वो ऐसा नहीं कि घर का जिम्मेदारी इग्नोर हो जाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। फ्लेक्सी टाइम का है ऑप्शन, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आजकल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फ्लेक्सी मतलब वर्क टाइम आप कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी दे करके आप वर्क लाइफ एक बैलेंस ला सकते हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगेन दिस इज ऑल्सो चैलेंज इन फ्रंट ऑफ ओबी, indicate the demanding work schedule and challenging job tend to upset the personal and social life of employee at time. Work life balance can be achieved by implementing these other tools, the concepts such as work from home and flexi work timings, ठीक है। flexi work timing you understand or not? फ्लेक्सिबल टाइमिंग लाइक ऐसे 9 to 6 अगर आपका काम है, अगर आप काम पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है, आप सैटरडे संडे आप आके काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का अगर हम लोग कुछ, बस आप, मेरे को काम पूरा होने से मतलब है, ये आपके सामने फाइल है, ठीक है, ये फाइल अगर आप सैटरडे संडे को आके पूरा कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये क्या है, अगर आप मतलब एक रिजिड टाइम नहीं बना रहे हैं, 9 to 6 है तो 9 to 6 ही आपको आना है, चाहे आप काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो। अंडरस्टूड। बस ये क्या है, फ्लेक्सी वर्क टाइम क्या है कि मैंने आपको काम दे दिया, अब आपकी मर्जी, आप कब आकर के, आप सैटरडे को फ्री है, ठीक है, आइए ऑफिस, दिन भर बैठिए काम कर लीजिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इनकॉर्पोरेशन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। So these are the challenges which is faced by OB, and I think it is clear to one and all. Sufficient example is given to every point. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. So last topic is limitation. If we talk about limitation, so I have to be a bit faster. See, इतना जानने के बाद limitation is again your call. You can even write challenges वगैरह देखने के बाद ये सेम आप limitations में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, जैसे behavioral bias. Now what is behavioral bias? Behavioral bias कहने का मतलब है कि एक तरीके से हम लोग किसी का behavior देख रहे हैं, तो it is a tunnel look. Tunnel look मतलब क्या, कि सिर्फ हम लोग कुछ characteristics को देख पा रहे हैं, ओवरऑल सारे characteristics को आइडेंटिफाई करना, it is very very tough job. Yes or no? हम लोग कुछ टाइम तक किसी इंडिविजुअल के साथ रह करके उसके सारे बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये बिहेवियरल बाइस है। तो हेलो इफेक्ट वगैरह पढ़े हैं आप? नो मैम। देखिए हेलो इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के, जैसे माही का मैं अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है, तो बस एक बिहेवियर मुझे उसका पता है, उससे मैं पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में मैं इंप्रेशन बना ली कि शी इज वेरी गुड गर्ल, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के, एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के मैं पूरा एक कंप्लीट पर्सनालिटी के बारे में एक इंप्रेशन में बना लिया, ठीक है, कि अच्छा शी इज गुड गर्ल। लेकिन क्या पता कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जो मेरे सामने ना आया हो। इट मे बी पॉसिबल कि, ठीक है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो नेगेटिव है या नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, अगर मैं ये ले लूं एग्जाम्पल तो, ठीक है, ये सब मेरे सामने नहीं है, तो ये सब क्या है, तो सिर्फ मैं एक बिहेवियर को देख करके एक टनल विजन हो गया ना, ठीक है, एक टनल विजन है, एक बिहेवियर को मैं देख करके ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में मैं इंप्रेशन बना ली। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल बाइस। तो ये ओबी का सबसे पहला लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। दिस इज अगेन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। Whether have you gone through this term or not? Yes ma'am. Yes, ma'am. Variable proposition क्या है ये?
Means, ma'am, at a certain point, when we reach at a certain point where if we add or labor or anything, that after that the output will not increase. करेक्ट। तो एक Hence- सर्टेन टाइम आएगा कि जरूरत से ज्यादा Yes. आप किसी को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा किसी के साथ आप पोलाइट हो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जो आपकी बात को वो वैल्यू ही नहीं देगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरा ही नहीं होगा, राइट। सो दिस इज सेम एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो आपका ओबी में था, सेम सॉरी जो आपका इकोनॉमिक्स में था, सेम यहाँ पे बात हो रही है कि कोई चीज का एक्सेस होना इज नॉट गुड, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज अनएथिकल मैनिपुलेशन ऑफ पीपल। अब यहाँ से क्या मतलब है, जैसे आप ये यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो सेल्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह जो सेल करने आते हैं तो अक्सर आप, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल के बल पे वो कई बार क्या होता है, उसका जो नेगेटिव प्रॉस और कॉन्स दोनों बताना चाहिए इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी अगर आप दे रहे हैं तो, ठीक है। मैं पर्टिकुलर होके बोल रही हूँ कि ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो कि मान लीजिए कोई चीज आप सेल कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वो बताते नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि 3 साल तक आपको कंटिन्यूस पे करना होगा, ठीक है। नहीं पे करते हैं तो फिर 3 साल जो पे किए हैं वो भी गायब हो जाएगा, तो ये आप नहीं बताए। बाकी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के बदौलत आप इतना कुछ पॉजिटिव पॉइंट बोले और आपके बिहेवियर के बदौलत आप इतना अच्छे से उसको कन्विंस कर लिए कि वो मैनिपुलेट हो गया और सेल हो गया आपका इंश्योरेंस, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अनएथिकल मैनिपुलेशन ऑफ द पीपल। क्या आप मैनिपुलेट कर देते हैं पीपल को बहुत अच्छे से। मैनिपुलेशन मतलब क्या हुआ, मैम सामने Convinces वाले को the अपने ऊपर mind of अट्रैक्ट कर लेना person. मैम, कन्विंस। मैनिपुलेट करना मतलब अट्रैक्ट करना तो नहीं होगा, मतलब गलत तरीके से आप नेगेटिव वर्ड की तरह से आप इसको मान सकते हैं कि मैनिपुलेट करना, अपने साइड हमको अपने साइड ले लेना। कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे मैनिपुलेशन, हाँ भरमा देना करना। सेंस आप लोग समझ रहे हैं। यू आर मैनिपुलेटिंग समथिंग, मतलब जो एक्चुअल में है वो आप नहीं बता। यहाँ पे कौन योगा कर रहे हैं भाई, हाँ अपने माइक को थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मैनिपुलेट करना मतलब गलत तरीके से घुमा देना, ठीक है। लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मैनिपुलेशन। तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन, अनएथिकल मैनिपुलेशन ऑफ द पीपल। एंड विद दिस वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ओबी। Excuse me, ma'am. Ma'am, ये second point जो है law of diminishing return, ये organizational behavior से कैसे connected होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा नीड्स एंड वांट देख रहे हैं एम्प्लॉइज के बारे में, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेस किसी को रिकॉग्निशन हर बार देते रहेंगे, हर बार आप चाहेंगे कि हाँ समझने की कोशिश करेंगे, तो उसका बाद में गलत फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। वो एक टाइम के बाद काम नहीं आएगा। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि आप एक्सेस स्वीट किसी के साथ मत होइए, यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, अंडरस्टूड। जरूरत से ज्यादा उसके नीड्स एंड वांट पे मत जाइए, नहीं तो एक सर्टेन टाइम आएगा जो आप मतलब वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Okay, so this was all about your first chapter. Let me scroll and show you something I have added also. Like OB definition was clear, introduction is clear, meaning 2 to 3 definition. I think more than 3 definition I have given. At last you have to conclude, right? And this field of OB also I have included, like individual, group, and organizational system. 3 fields are there of OB. Discipline we already discussed. Yes, All ma'am. right. After that, nature, if we talk about nature of OB, ये again मैं लिखवाई थी आपको nature. नेचर एंड इम्पोर्टेंस, नीड एंड यस मैम, 2 नेचर था Yes, मैम ma'am. इसमें। Need and importance. ठीक है। तो Yes, जैसा अगेन ये सारा चीज आप खुद से लिख सकते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली मैं पीपीटी में ऐड कर चुकी हूँ। जैसे नंबर 1 है आपका सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि ओबी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये अगेन एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो आपको पढ़ने की जरूरत है। एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट समझने की आपको इसको भूल ना करें, ठीक है। फर्स्ट नेचर कैसा है, नेचर मतलब क्या, लंबा है, गोरा है, काला है, एग्जैक्टली पीपल का नेचर हम लोग कैसे करते हैं। तो भाई ओबी की अगर मैं बात करूं, इट इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, नॉट अ डिसिप्लिन ओनली, ठीक है। सेकेंड नेचर यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट से इसका एक निचोड़ एक ओबी में डाला गया है, ठीक है। डिसिप्लिन कौन कौन सा है आपको पता है ऑलरेडी, यस और नो। तो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इसमें
पॉइंट लिया गया है, लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस मतलब क्या हो गया कि ये वो भी पढ़ करके मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है इंडिविजुअल को पढ़ने के लिए, ग्रुप को पढ़ने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, सो इट इज एन अप्लाइड साइंस। नेक्स्ट वन इज नॉर्मेटिव साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव साइंस? देखिए दो टाइप का साइंस होता है, एक पॉजिटिव और आपका नॉर्मेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव साइंस आपको ये बताता है कि वो एक्चुअल में क्या है, व्हाट इट इज, और नॉर्मेटिव साइंस बताता है व्हाट इट शुड बी, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों का पार्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इट शुड बी मतलब कैसा होना चाहिए और क्या है, दैट इज पॉजिटिव साइंस। वांट मी टू रिपीट और अंडरस्टूड? मैम चैलेंजेस ऑफ वो भी जो है उसको नॉर्मेटिव साइंस की तरह ले सकते हैं कि वो सब वैसा होना चाहिए। वैसा होना चाहिए, ये सब चैलेंजेस है, आपको उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहिए। तो इंप्रूव कैसे करना चाहिए वो अगर आप लिख रहे हैं तो यस इट इज नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम। और ह्यूमनिस्टिक कैसे, वो तो पता ही है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि आप किसी का नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके कुछ कंक्लूजन करने के बजाय उसके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे हम चेंज कर पाए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ कैसे मोल्ड कर पाए, कैसे उसको ट्रेनिंग दे करके हम बेहतर बना पाए। तो इट इज व्हाट ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑल राइट। And total system approach means what? It is system approach is one that integrate all the variable affecting organizational function. The system approach has been developed by behavioral scientists to analyze human behavior in view of his or her socio-psychological framework. Means socio means what? Society और उसका अपना जो thought है, उन दोनों को हम कैसे एक फ्रेम में लाएं, ठीक है। Makes man a complex one and the system approach tries to study his or her complexity and find solution to it, ठीक है। अगर मैं जस्ट बात करूं तो ये पैराग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, ये एक सिस्टम अप्रोच है जहां पे हम सोसाइटी को भी देख रहे हैं और उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देख रहे हैं, राइट। So it is a total system approach and this was the additional thing which I did in this PPT. Rest everything is clear to you all, ठीक है। अब एक भी लाइन एक भी वर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा और आज आपको ये पीपीटी मिल जाए। All right. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So better you go through it and at least read once. And if you face any problem, do discuss in another class. I mean next class. Yes, All ma'am. right. Okay.